नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक ये सब जो तकनीकी है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हो चुकी है। अब ऐसे स्थिति में किसी की भी तस्वीर का, किसी की भी आवाज़ का, किसी के भी बोलने की शैली का, इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस युग में जबकि किसी के छवि का इस्तेमाल करके कुछ गलत चीज़ करना, एंडोर्समेंट के लिए किसी की तस्वीर को गलत तरीके से पेश करना, है ना? बिना उनकी अनुमति के, इन सब की घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है जिसमें उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसकी आवाज़, कोई भी उसकी तस्वीर, कोई भी उसके बोलने की शैली, कोई भी उसके हाव-भाव, इन सब चीज़ों का उपयोग ना कर सके, उस अधिकार को हम व्यक्तित्व अधिकार या पर्सनैलिटी राइट्स कहते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में व्यक्तित्व अधिकार की स्थिति क्या है, व्यक्तित्व अधिकार आखिरकार होते क्या हैं, इसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और हम किस तरीके से इसके संदर्भ में हम अपने देश में एक बढ़िया कानूनी ढांचा बना सकते हैं, है ना? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों समझिए कि रीसेंट अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने और भी कई सारी न्यायालयों ने कई सारे सेलिब्रिटीज को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा प्रदान की। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वो पूरी तरह से एक डिजिटल युग है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक्स है। डीप फेक के बारे में आपने थोड़े टाइम पहले रश्मिका मंदाना वाला केस ज़रूर सुना होगा जिसमें किसी और को रश्मिका मंदाना की तरह दिखाया गया था। अब इस घटना ने लोगों के मन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो नई-नई तकनीकी है उसके लिए एक डर भी पैदा की कि किस तरीके से एक तकनीकी का इस्तेमाल करके किसी की भी इज़्ज़त को, किसी के भी रेप्यूटेशन को ख़राब किया जा सकता है। तो हम इस ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे ये सारी तकनीकों का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है और इसके दुरुपयोग की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे स्थिति में कि सबको अपने व्यक्तित्व के अधिकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे। अब ये जो विषय है दोस्तों, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ता है, जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है ना? और साथ ही साथ ये जो हमारा विषय है आज का, वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देखें कि ये आपके जीएस पेपर 2 में संविधान, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित है। दूसरी आप देखेंगे कि ये आपके जीएस पेपर 3 में प्रौद्योगिकी से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डीप फेक, ये सारी प्रौद्योगिकी ऐसी है जिनका बड़े पैमाने पे आजकल हमें दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा है, डिजिटल नैतिकता है, तो ये सब टॉपिक से आपका जीएस पेपर 3 में ये विषय जुड़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जीएस पेपर 4 के एथिक्स पेपर में भी जो गरिमा है, निजता है, डिजिटल नैतिक मूल्यों की रक्षा है, उससे भी ये हमारा आज का जो सेशन है ये जुड़ता है। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अपने नाम, उनकी छवि यानी तस्वीर, जो समानता है, हस्ताक्षर है, आवाज है, उनकी संवाद शैली है, इन सब पर उस व्यक्ति का एक विशेष नियंत्रण का जो अधिकार होता है, उसी को हम व्यक्तित्व अधिकार कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके नाम का, आपकी छवि का, आपके हस्ताक्षर का, आपकी आवाज का, इन सब चीजों का आपके बिना अनुमति के कोई भी दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना? इसी को हम व्यक्तित्व अधिकार कहते हैं। आखिरकार इस अधिकार के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि हमारे नाम का इस्तेमाल करके कोई भी अनअधिकृत व्यावसायिक शोषण हमारा ना करे। मान लीजिए किसी बेटिंग कंपनी ने आपकी तस्वीर का इस्तेमाल करके उस अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करवा लिया, तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपकी तस्वीर का यूज हो रहा है। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर आपको समन किया जाएगा। तो ऐसे में कोई भी आपके नाम, तस्वीर, हस्ताक्षर, आपके हाव भाव, इन सब का इस्तेमाल करके आपके जो एक अनधिकृत व्यावसायिक शोषण होता है वो ना कर सके। तो व्यक्तित्व अधिकार का पहला उद्देश्य तो ये रहा। दूसरा उद्देश्य आप देखेंगे कि हमारे हमारे देश में गोपनीयता यानी कि निजता हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है ना? आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस है, उस केस में निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। अब आप मुझे उस केस का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे गोपनीयता मूल अधिकार है, हमारी गरिमा जो है वो हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है, और हमें आत्मनिर्णय करने की जो आज़ादी मिली हुई है, हम इस युग में जी रहे हैं। तो ऐसे में हमारी गोपनीयता, गरिमा और आत्मनिर्णय करने की जो आज़ादी है, उसकी रक्षा हो सके, इसके लिए व्यक्तित्व अधिकार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोगों के एक मन में एक मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है कि जो व्यक्तित्व अधिकार हैं, जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं,
वो हमारे देश के मशहूर हस्तियों तक ही सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे देश के हर नागरिक को ये व्यक्तित्व के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो कोई भी कंपनी आखिरकार किसी फेमस सेलिब्रिटी की तस्वीर का इस्तेमाल करेगी, तभी तो उसके ब्रांड का एंडोर्समेंट हो सकेगा। किसी फेमस सेलिब्रिटी की आवाज़ का इस्तेमाल करेगी, तभी तो लोग उस एप्लीकेशन को समझेंगे कि हाँ, ये इतना बड़ी सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है। किसी आम आदमी की तस्वीर का इस्तेमाल करके किसी को भी व्यावसायिक फ़ायदा होना बहुत नाम मात्र का होगा। इस वजह से चूँकि मशहूर हस्तियों के ही पर्सनैलिटी राइट्स का बार-बार उल्लंघन होता है, इनके तस्वीरों का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन बन गया है कि पर्सनैलिटी राइट्स केवल मशहूर हस्तियों तक सीमित है, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि हमारे देश के हर नागरिक को ये व्यक्तित्व अधिकार प्राप्त है। ठीक है? अब इस अधिकार के संवैधानिक और कानूनी आधार भी हैं, जैसे अनुच्छेद 21 जो है, वो जो कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गरिमा और निजता का अधिकार देता है। इसके तहत जो व्यक्तित्व अधिकार है, वो आता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमें एक डिबेट हमेशा देखने को मिलती है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस आपको देखने को मिलेगा व्यक्तित्व अधिकार। क्योंकि एक तरफ जो क्रिएटर्स हैं, जो मीडिया है, ये सारे क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी क्रिएट करें और क्रिएट करके लोगों के पास जानकारी पहुंचाए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रकार के अधिकार पे कुछ न कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं, या इसको आप युक्ति युक्त प्रतिबंध भी कह सकते हैं। तो कुछ हर एक अधिकार पे आपको युक्ति संगत प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत भी आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल बिना कि उसकी अनुमति के नहीं कर सकते। देखिए, अच्छे पर्पस के लिए अगर किया जा रहा है तो फिर कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन नॉर्मली हमें देखने को ट्रेंड ये मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल गलत-गलत चीज़ों में किया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे एक सीमा होनी चाहिए, इस पे एक अंकुश होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें, मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व अधिकार ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस वजह से इन दोनों के बीच अगर संतुलन होगा, तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा होगा। ये तो संवैधानिक आधार की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि जो अधिकार है उसके कानूनी प्रावधान क्या-क्या हैं। एक तो आप देखें, कॉपीराइट अधिनियम है 1957 का, जिसकी धारा 38 ए एक विशेष अधिकार देता है। धारा 38 बी एक नैतिक अधिकार देता है ना? कि आपका अगर कुछ कुछ भी कंटेंट है, तो आपके कंटेंट का इस्तेमाल कोई और आपकी अनुमति के बिना ना करे। इसको हम कॉपीराइट कहते हैं। यूट्यूब पे भी आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि कोई चैनल दूसरे चैनल के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे यूज़ कर रहा है और उससे मॉनेटरी फ़ायदा ले रहा है। तो उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो ये कॉपीराइट अधिनियम के तहत ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे देश में एक ट्रेडमार्क अधिनियम है, जिसमें आप अपने नाम, अपने हस्ताक्षर, अपने संवाद इन सबको ट्रेडमार्क करा सकते हैं। इसके अलावा बिना पंजीकरण के सद्भावना की रक्षा करने का भी एक प्रावधान है। तो ये हमारे जो देश में संवैधानिक और कानूनी आधार है इस व्यक्तित्व के अधिकार के, जिसको आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है, जुडिशरी ने भी व्यक्तित्व के अधिकार की अलग-अलग तरीके से काफ़ी व्याख्या की है और इसमें हमें देखने को मिलता है कि समय दर समय इसमें विस्तार भी किया है। जैसे 1994 का एक केस है, आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो गोपनीयता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, जो सीक्रेसी का अधिकार है ना? वो क्या है? आपका अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। फिर 2003 के आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरवी एंटरप्राइजेज, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम और छवि का व्यावसायिक शोषण नहीं किया जा सकता। यानी आपकी अनुमति के बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आपके नाम और आपकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2015 में आप देखेंगे शिवाजी राव गायकवाड़ वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भी राजनेता हैं और जो फिल्मी हस्तियां हैं, उनको भी अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का हक है। और मैंने आपको बताया कि जो व्यक्तित्व अधिकार हैं, ये केवल सेलिब्रिटीज को ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जो आम लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए भी व्यक्तित्व का अधिकार जो है वो अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गोपनीयता है वो हमारे मौलिक अधिकार है, जो निजता है वो मौलिक अधिकार है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी केस में कहा कि मशहूर हस्तियों को उनके नाम, आवाज और व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार है। यानी अगर अमिताभ बच्चन चाहें, अगर हमारे देश के जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, और भी जो बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो चाहें तो बिना उनके अनुमति के
कोई भी उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी उनकी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब दोस्तों इस अधिकार के सामने हमारे पास हम देखते हैं हमारे देश में कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व का अधिकार सबके पास है और सबको उस अधिकार की रक्षा करने का हक है। लेकिन क्या हम इस व्यक्तित्व के अधिकार का बेरोक टोक इस्तेमाल कर पाते हैं या इसके सामने कई सारी चुनौतियां भी है। तो इसी चुनौतियों के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग होता है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे डीप फेक्स बहुत ज़्यादा चलन में है, वॉइस क्लोनिंग की जाती है, एआई जनित सामग्री बहुत इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है और लोग इसको सच भी मान लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग जो है एक तो इस व्यक्तित्व के अधिकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। फिर उसके अलावा भारत में कोई अलग व्यक्तित्व अधिकार अधिनियम नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक विधिक शून्यता देखने को मिलती है इस मामले में। तो जो व्यक्तित्व का अधिकार है उसको संरक्षित करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में कोई भी विधायी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्तित्व अधिकार का एक विवाद भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ व्यंग या पैरोडी को हम व्यक्तित्व के अधिकार के उल्लंघन माने या ना माने इस बात पे अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम किस हद तक किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हैं या व्यंग्य कर सकते हैं, जो कि उस व्यक्ति को अपने अधिकार का उल्लंघन ना लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों कि व्यक्तित्व के अधिकार के कार्यान्वयन में भी कठिनाई है। जैसे अगर किसी के खिलाफ भी मान लीजिए कुछ ऑनलाइन गलत तरीके से कुछ हो गया, तो इस ऑनलाइन उल्लंघन को ट्रैक करना और रोकना काफी कठिन होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं साधारण नागरिकों की असुरक्षा भी इसके सामने एक चुनौती है, क्योंकि महिलाओं और युवाओं पर डीप फेक और जो रिवेंज पॉर्न का असर होता है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व अधिकार जो है उसके सामने हमें कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती है। अब व्यक्तित्व का अधिकार केवल भारत में ही जो है वो मान्य नहीं है। हम देखते हैं अमेरिका में राइट टू पब्लिसिटी का अधिकार वहाँ के लोगों को मिला हुआ है और वहाँ पे राज्य के स्तर पर आपको अलग अलग कानून देखने को मिलेंगे। जैसे कैलिफोर्निया अमेरिका का स्टेट है, तो वहाँ पे आपको कैलिफोर्निया सेलिब्रिटीज राइट्स एक्ट देखने को मिलेगा, जो कि उस कैलिफोर्निया स्टेट के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके उनके जो है पर्सनैलिटी राइट्स उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूरोप में आप देखेंगे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, इसमें आपके डेटा को, इसमें आपकी तस्वीर को संरक्षण करने का विशेष प्रावधान इसमें मेंशन्ड है। चीन में भी आप देखेंगे कि साइबर सुरक्षा कानून लाए गए हैं। फिर हालिया एआई विनियमन कानून लाए गए हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जरूरी यह है कि भारत में भी एक ऐसी व्यापक सार्वभौमिक विधायी व्यवस्था बनाई जाए जो हमारे देश के लोगों को, जो हमारे देश की मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकार का संरक्षण करे। ठीक है। तो आगे की जो राह है हम ये लेके चल सकते हैं कि हमारे देश में एक तो व्यापक कानून होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने अमेरिका में देखा कि कैलिफोर्निया सेलिब्रिटीज राइट्स एक्ट है, यूरोप में हमने जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखा, तो उसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी एक व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया जा सकता है। अगर हम आगे देखें तो चूंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे भी ऑनलाइन कंटेंट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन भी हो रहा है। तो चूंकि तकनीकी मद की मदद से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो समाधान भी हमें तकनीकी की मदद से करना पड़ेगा। जैसे एआई वाटर मार्किंग हम कर सकते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर्स डेवलप कर सकते हैं, फिर हम कंटेंट ऑथेंटिकेशन टूल्स भी डेवलप कर सकते हैं और इन सब की मदद से किसी के भी पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन ना हो, हम ऐसा इंश्योर करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम न्यायिक मार्गदर्शन का सहारा भी ले सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है कि अगर ये कृत्य होगा तो ये पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है, ये कृत्य होगा तो ये पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस अधिकार के बारे में हम जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं, जिसमें नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में, उनके पास उन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या क्या कानूनी उपाय हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और इस मामले में हम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी विकसित कर सकते हैं, ताकि हम साइबर अपराध और एआई का जब दुरुपयोग हो तो इसके खिलाफ एक साझा फ्रेमवर्क बना सकें और पूरी दुनिया मिलकर साइबर अपराध को रोक सके, ऑनलाइन जो जो भी गलत चीज़ें होती हैं उनको रोक सके। तो दोस्तों निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार जो है वो हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति की गरिमा और निजता की रक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। भारत में तो न्यायपालिका ने इन्हें मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में मान्यता भी दी है, लेकिन हमारे डिजिटल युग की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे देश के अंदर एक समर्पित कानूनी ढांचा की जरूरत है। और इससे होगा ये कि ये हमारे देश के केवल मशहूर हस्तियों की नहीं बल्कि जो सामान्य नागरिक हैं उनकी गरिमा की रक्षा में भी काफी ज्यादा सहायक होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका आज का जो ये सेशन है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आप इस पूरे डिस्कशन के आधार पे आप इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं कि डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के बीच संतुलन की चुनौती है, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक करना ना भूलें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अभी भी आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।